हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद वी पर। फ्रेंड, सुपर टेट में शिक्षण कौशल की हमारी क्लास चल रही है। शिक्षण कौशल में हमने 4 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। अभी आज की हमारी क्लास होगी वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा पार्ट 2। पार्ट 1 इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में से देख लीजिएगा, ठीक है। पार्ट 1 में हमने हंटर कमीशन को डिस्कस किया था, तो इसमें थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा कि लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा की जो समस्याओं को दूर करने के लिए एक 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग इंडियन कमीशन एजुकेशन की नियुक्ति की थी और इसके उस समय अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर। तो इसको भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हंटर कमीशन का दूसरा नाम क्या है? भारतीय शिक्षा आयोग। वहाँ पर हमने कोठारी कमीशन भी लिखा हुआ था, तो कोठारी कमीशन को आप करेक्ट करके उसको कर लीजिएगा, क्योंकि कोठारी कमीशन को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हरटांग कमेटी। हरटांग कमेटी भी हमने पार्ट 1 में डिस्कस की थी। तो यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि एकीकरण सुधार की नीति किसने पेश की थी? हरटांग कमेटी के द्वारा पेश की गई थी, सर फिलिप हरटांग के द्वारा, ठीक है। और देश की पहली ऐसी समिति जिसने शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय अवरोधन को रोके जाने की सिफारिश की। तो अपव्यय अवरोधन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। और यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। अपव्यय क्या होता है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने से पहले ही अगर बच्चा विद्यालय को छोड़ देता है, वो होता है अपव्यय। और एक ही कक्षा में बच्चे का रुकना, वो अवरोधन कहलाता है। और अगर पूछ लिया जाए ये कौन सी पंचवर्षीय योजना आई थी, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में ये अपव्यय और अवरोधन आई थी, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका क्लियर हो गया है। आगे हम बढ़ते हैं। जाकिर हुसैन समिति या वर्धा शिक्षा योजना, ये 1937 में आई थी। इसकी डेट आपको याद रखनी है। अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर जाकिर हुसैन। कार्यकारी सदस्यों में सर सैयद का नाम प्रमुख है। इस समिति की रिपोर्ट को शिक्षा की वर्धा योजना के नाम से जाना जाता है। वर्धा योजना क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा 1937 में वर्धा नामक स्थान पर ये हुई थी, तो इसीलिए इसका नाम वर्धा योजना पड़ा था। और इस शिक्षा का जो माध्यम था उसमें कहा गया था कि बच्चा अपनी मातृभाषा में 7 वर्ष तक अध्ययन लेता है, ठीक है। इसके अलावा हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में इसको प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। कहाँ कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। और उनके अनुसार शिक्षा को मातृभाषा में देना चाहिए और शिक्षा को व्यावहारिक के साथ साथ व्यावसायिक भी बनाने पर इसमें जोर दिया गया था। व्यावहारिक व्यावसायिक क्या था इसमें कि शिक्षा का माध्यम था हस्तशिल्प कार्यों को इसमें महत्व दिया गया था। इसमें कहा गया था कि विद्या जो है हस्तशिल्प प्रशिक्षण देनी चाहिए, जिससे बच्चों का शारीरिक विकास हो सके, मानसिक विकास हो सके, बच्चे का नैतिक विकास, उसका जो सामाजिक विकास है और आध्यात्मिक विकास करना इसका उद्देश्य था। इसीलिए बच्चों को व्यावहारिक और व्यवसायिक शिक्षा भी साथ साथ दी जाती थी, ठीक है। इसको बुनियादी शिक्षा और नई तालीम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि वर्धा योजना को किस नाम से जाना जाता है? बुनियादी शिक्षा या नई तालीम के नाम से भी इसके 2 अन्य नाम है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं यहाँ पर। इसके बाद आई थी वुड एवर्ट रिपोर्ट। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको देखना है कि 1921 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार समिति का गठन हुआ था। क्वेश्चन बन सकता है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार समिति का गठन कब हुआ? तो 1921। और 1936 में इंग्लैंड के 2 विशेषज्ञों को भारत आने का निमंत्रण दिया गया था। वो 2 विशेषज्ञ थे एस.एच. वुड और ए. एवर्ट। इसमें ट्रेन टीचर्स की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। तो ट्रेन टीचर की नियुक्ति किस में की गई थी? वुड एवर्ट रिपोर्ट में की गई थी। इसके बाद आई विद्या मंदिर योजना। विद्या मंदिर योजना में इसमें 80 स्कूल खोले गए थे, ठीक है। इसके बाद आई थी वॉलंटरी स्कूल योजना। वॉलंटरी स्कूल योजना क्या थी कि जिन लोगों के पास अपनी भूमि होती थी वो स्कूल खोल सकते थे और सरकार उसको आर्थिक सहायता देती थी स्कूल खोलने के लिए। 1938 में ये शुरू हुई थी। कहाँ पर? बम्बई में शुरू हुई थी और ये योजना सफल रही। तो वॉलंटरी स्कूल योजना क्या है कि वो स्कूल जिनके पास अपनी भूमि हो वो स्कूल खोल सकता है, सरकार सहायता देगी। और ये योजना कहाँ शुरू की गई थी? बम्बई में 1938 में शुरू की गई थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इसके बाद आया था मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, या इसको कहते हैं राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। 1948 में ये आया था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। स्वतंत्रता के बाद पहला आयोग, क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्रता के बाद पहला कौन सा आयोग था जो आया था? वो था राधाकृष्णन आयोग। इसमें विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में इन्होंने अपने विचार दिए थे। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को गठन करने की सिफारिश की गई थी। उच्च शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव दिए थे। उच्च शिक्षा में इन्होंने कहा था कि उच्च शिक्षा का जो समय है वो 1 वर्ष में कम से कम 180 दिन स्कूल चलने चाहिए और इससे पहले 12 वर्ष की और शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि उच्च शिक्षा में इन्होंने क्या कहा था, तो 180 दिन इन्होंने कहा था। साल में कम से कम कितने दिन? 180 दिन स्कूल चलने की इन्होंने बात कही थी। इसका उद्देश्य ये था कि
जो शिक्षित नागरिक हैं वो तैयार किए जाए, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसका संरक्षण करना था, राष्ट्रीय एकता का विकास करना था, और कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने की इसमें बात कही गई थी। ठीक है, तो यही सब थी। और इसमें शिक्षा प्रणाली को बदलकर वस्तुनिष्ठ यानी कि MCQ जो प्रश्न थे उनको दिए जाने की बात कही गई थी। अगर यहाँ से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है जो आपको याद रखना है कि शिक्षा को संवर्ती सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई थी राधाकृष्णन आयोग में, और जो विषय बना था शिक्षा संवर्ती सूची का विषय कब बना था, तो 1976 में शिक्षा संवर्ती का सूची का विषय बना था। और 1976 में क्या होता है, 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था, 1976 में किया गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। और इसके बाद आया था मुदालियर कमीशन और माध्यमिक शिक्षा आयोग। मुदालियर कमीशन आयोग, या इसको हम माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, 23 सितंबर 1952 से जून 1953 के बीच में ये आया था। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में ये आया, तो इनके नाम पर ही इस कमीशन का नाम पड़ा था मुदालियर कमीशन। ठीक है, इससे पहले कभी भी माध्यमिक शिक्षा पर बात नहीं की गई थी। ये जो कमीशन आया था इसमें माध्यमिक शिक्षा के सुधार हेतु सुझाव दिए गए थे, स्थिति को सुधारने की इसमें बात की गई थी। इसमें कहा गया था कि माध्यमिक शिक्षा पर जो भी शिक्षकों को प्रशिक्षण देना चाहिए, बच्चों टीचर्स को और अधिक ट्रेन करना चाहिए, इन चीज़ों पर ध्यान दिया गया था। स्त्री शिक्षा की जो असमानता थी कि स्त्री शिक्षा कम मिलनी चाहिए, स्त्रियों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, इसमें बात की गई कि बालक और बालिकाओं दोनों को शिक्षा समान होनी चाहिए। व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचे की बात की गई थी। टीचर्स के वेतन में, उनकी सैलरी में वृद्धि की बात इसमें की गई। और इसमें कहा गया कि जो सरकारी टीचर है उन्हें ट्यूशन पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा टीचर्स को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए। तो ये सभी इन्होंने माध्यमिक शिक्षा पर अपने विचार दिए थे। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति यहाँ पर की गई थी। इसके बाद आया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 से 1988 में आया था। 1986 में आया और 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। यहाँ पर थोड़ा सा डेट जो है वो क्रैच करते हैं, कहीं पर 1987 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड दिया गया है, कहीं पर 1986 दिया गया है। अगर आपको सही डेट एग्जैक्ट पता हो तो ये मुझे यहाँ पर आप इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसकी सही डेट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की क्या है। इसका संक्षिप्त रूप भी आपसे OBB भी आता है कि OBB क्या है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है। कब आया था, 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी बात की गई थी। और इसमें इसका उद्देश्य क्या था कि प्राथमिक विद्यालयों में जो न्यूनतम शिक्षण सामग्री होती है उसको उपलब्ध कराना इसका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य था। इसमें कहा गया था, जो इसकी विशेषताएं थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की, इसमें कही गई थी कि स्कूल में 2 कमरे होने चाहिए, 2 टीचर्स होने चाहिए, ज़रूरी है, जिसमें से 2 टीचर्स में से एक महिला टीचर्स का होना बहुत ज़रूरी है। वातावरण स्कूल का ऐसा हो जहाँ पर ताज़ी हवा हो, खुला वातावरण होना चाहिए, उचित साधन का होना ज़रूरी है, और स्कूल में 2 शौचालय होने चाहिए, बॉयज़ का अलग और गर्ल्स का अलग। यही सब चीज़ें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में आई थी। जो पोषाहार वितरण योजना आई थी, मिड डे मील की, बेसिक शिक्षा परियोजना, स्कूल चलो अभियान, PMOST, एसवोत, जो भी शिक्षा, ये आपके नवीन जो प्रयास हुए थे, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हुए थे, ये सब इसी में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत आए थे। लेकिन इन सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसमें इन सब को डिटेल में कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हमारा शिक्षण कौशल है इसकी हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। अगर आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाती है, अपने नोट्स बनाइए, जिस तरीके से भी आपको समझ में आता है नोट्स बनाइए, और थ्योरी के बाद जो हम एक मैराथन क्लास लेके आएंगे, इसके क्वेश्चन आंसर, 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर पूरे शिक्षण कौशल से, उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप थ्योरी एक बार कर लेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर आपको करने ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आया था स्त्री शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति बनी थी 1959 में। 1957 में समिति का गठन किया था श्रीमती दुर्गाबाई ने देशमुख ने, ये इसकी अध्यक्ष थी। ठीक है, स्त्री शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति बनी, उसकी अध्यक्ष थी श्रीमती दुर्गाबाई। इनका उद्देश्य था प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा को सही दिशा देने के लिए विशेष इन्होंने मापदंड सुझाए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आया था भारतीय शिक्षा आयोग और कोठारी कमीशन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बनता है। 1964 टू 1966, ये डेट भी आपको याद रखनी है क्योंकि ये डेट आपसे पूछी जा सकती है कि कोठारी कमीशन कब आया था, हंटर कमीशन कब आया था, ठीक है, वुड घोषणा पत्र कब आया था, तो ये डेट आपको यहाँ पर जरूर याद रखनी है। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। अपने समय का सबसे बड़ा आयोग था। भारत में शिक्षा का छठा आयोग, भारत में शिक्षा का छठा आयोग कौन सा था, कोठारी आयोग।
ये भारतीय शिक्षा आयोग नहीं, यहाँ पर आप इसको करेक्शन कीजिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के इसका नाम से, इसका अन्य नाम है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ठीक है। रिपोर्ट का शीर्षक इन्होंने पेश किया था शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, इम्पोर्टेंट बनता है। और इसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1964 को हुई थी और 29 जून 1966 को रिपोर्ट अपनी केंद्रीय मंत्री को सौंपी। रिपोर्ट भी पूछी जाती है कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, तो 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट केंद्रीय मंत्री को सौंपी। इन्होंने शिक्षा के संपूर्ण ढांचे की बात कही थी। ठीक है। तो सबसे पहले संपूर्ण ढांचे की बात की गई थी, किस में की गई थी, कोठारी आयोग के अंतर्गत की गई थी। शिक्षा की कमी को दूर करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा प्रणाली को एक नया आकार देने, नई दिशा देने के लिए उद्देश्य से ये आयोग आया था। ठीक है। और कोठारी आयोग को किस नाम से और जाना जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो सबसे पहली इसमें मेन चीज़ है कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ सुझाव दिए थे। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए किसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, तो कोठारी आयोग आपका आंसर होगा। ठीक है। ये पॉइंट आप साथ साथ नोट करते चलिएगा। इसकी विशेषताएं क्या थी, सामान्य विद्यालय प्रणाली थी, पड़ोसी विद्यालय के स्कूल जो हो वो पास में हो, उसको अपनाने का इन्होंने सुझाव दिया। 10+2+3 शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिया था और शिक्षा पर व्यय को बढ़ाकर 2.9 से बढ़ाकर 6% कर दिया गया था। बुनियादी शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए कि विज्ञान और तकनीकी की सहायता से बदलते परिवेश के अनुसार सामाजिक बदलावों को देखते हुए जो सुझाव दिए थे वो यही था कि बुनियादी शिक्षा में इन्होंने परिवर्तन किया कि विज्ञान और तकनीकी की सहायता से बदलते परिवेश के अनुरूप बुनियादी शिक्षा जो कार्यक्रम है उसको बदलने की आवश्यकता है। ठीक है। इन्होंने कहा था जो शिक्षा की संरचना का स्तर है, शिक्षकों की स्थिति है, छात्र संख्या है और शैक्षिक अवसरों की सबको समानता, कृषि विज्ञान शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, इन सब पर इन्होंने जोर दिया था। ठीक है। तो यहीं आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अपनी रिपोर्ट इन्होंने केंद्र सरकार को सौंपी थी। 29 जून 1966 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और दौलत सिंह कोठारी यूजीसी के अध्यक्ष थे। इनके इसमें जिस समय ये अध्यक्ष बने तो 12 सदस्य थे इस आयोग में। ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। स्वतंत्र भारत के बाद पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी जो कि आई थी 1968 में, इंदिरा गांधी के समय में ये आई थी। ठीक है। इसकी विशेषताएं थी त्रिभाषीय सूत्र, माध्यमिक स्तर पर राज्य सरकारों को त्रिभाषाई सूत्र अपनाकर जोरदार ढंग से इसको लागू करना इस शिक्षा का उद्देश्य था। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है कि स्वतंत्र भारत के बाद प्रथम शिक्षा नीति थी। कोठारी आयोग के सुझावों को इन्होंने प्रभावशाली रूप से लागू करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को इसको ये शिक्षा नीति आई थी। इसमें शिक्षा के अवसर को जो समान शिक्षा के जितने भी अवसर हैं उनको सामान्य करने पर इन्होंने बल दिया और इसमें कहा गया था कि कृषि शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया था। विश्वविद्यालय शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा यानी कि जो करस्पॉन्डेंस शिक्षा होती है, पत्राचार के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, इसमें इस चीज़ की बात की गई थी। और जो शैक्षिक ढांचा था उसको इन्होंने 10+2+3 लागू करने की बात की गई थी। ठीक है। तो यही सभी शिक्षा नीति में आए थे। उसके बाद जो दूसरी शिक्षा नीति आई थी वो आई थी 1986 में, जिसमें ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि पत्राचार कार्यक्रम शुरू हुआ था कब, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। इसमें 1973 में डॉक्टर पीडी शुक्ला की अध्यक्षता में एक समिति बनी जिसमें 10+2+3 पैटर्न पर विचार किया गया था। 5 अप्रैल 1977 को प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिकरण के साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा को भी सर्वसम्मति दी गई। ठीक है। 5 अप्रैल 1977 को क्या किया गया था कि प्रारंभिक शिक्षा को प्रौढ़ शिक्षा में शामिल करने की बात कही गई थी। अगर क्वेश्चन आज बनता है, देखिए प्रौढ़ शिक्षा को किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा को शामिल किया जाता है। ठीक है। 2 अक्टूबर 1978 को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर 1978 को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था। क्वेश्चन बन सकता है। और प्रौढ़ शिक्षा में क्या उद्देश्य था कि 15 से 35 तक के सभी लोगों को साक्षर बनाना का लक्ष्य इसमें रखा गया था। ठीक। इसके बाद आई थी 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने की तैयारी की गई। ये इसका शीर्षक था शिक्षा की चुनौती, एक नीतिगत आयाम। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट कर लेना है क्योंकि यहाँ पर 1986 का अगर आप शिक्षा नीति का शीर्षक पूछ लिया जाए तो एक नीतिगत आयाम था।
5 जनवरी 1965 को राजीव गांधी के द्वारा ये शुरू की गई थी और 20 अगस्त 1985 को शिक्षा की चुनौती एक नीतिगत आयाम नाम से ये रिपोर्ट सौंपी गई। इसमें 1984 में कंप्यूटर को जोड़ा गया और ये जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986, ये 12 खंडों में विभाजित थी। तो यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट बनती है। एक आपकी पूछा जाए कि 1986 जो आपकी शिक्षा नीति थी ये कितने खंडों में विभाजित थी, ये 12 खंडों में विभाजित थी और इसमें भी शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की बात की गई थी। शिक्षा का माध्यम जो था वो मातृभाषा होनी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, ठीक है। और शिक्षा को जो प्राथमिक शिक्षा है, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में इसको विभाजित किया गया था। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात की गई थी और संपूर्ण देश में इन्होंने 10+2+3 प्रणाली को यहाँ पर अपनाया गया था। जनसंख्या कुछ ज़्यादा जनसंख्या थी, उस चीज़ को देखते हुए कहा गया था कि निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इसमें रखा जाए और बुनियादी जो शिक्षा का स्वरूप है जो उसको स्वीकार किया जाए कि शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। हम कह सकते हैं कि 1986 जो शिक्षा नीति आई थी ये एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी जिसको पूरे देश में सफलतापूर्वक लागू करने का प्रयास किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं रही थी, ठीक है। इसकी में मुख्य बातें आई थी, इसमें कहा गया था कि जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना, देखिए मुख्य जो पॉइंट है, मेन पॉइंट है, आपको यहाँ पर ये याद करने है कि जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना कब की गई थी, 1986 में की गई थी। इसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 में की गई थी। यहाँ मैंने आपको पहले 1986 और 87 यहाँ थोड़ा सा ये क्रैश है, तो इसको आप प्लीज़ देख लीजिएगा क्या है। और ये जो सही आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बच्चों को न्यूनतम सुविधा प्रदान करने से रिलेटेड ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था और इस प्रोग्राम में 1987 से 31 मार्च 2022 तक ये चला। 2 टीचर्स होने चाहिए, ये मैंने आपको बताया कि 2 टीचर्स और 2 रूम होने चाहिए, 2 कमरे, 2 टीचर्स होने चाहिए। इसके बाद जो संशोधन हुआ था, इसमें जो संशोधन किया गया था 1992 में संशोधन हुआ था, तो उसमें कहा गया था कि 2 रूम की जगह 3 रूम होने चाहिए, ठीक है। और इसमें ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को पहले ये प्राथमिक स्तर पर लागू किया गया था। इसके बाद इसमें कहा गया था संशोधन के समय पे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक स्तर तक इसका विस्तार किया जाना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कब इसमें संशोधन किया गया था, 1992 में आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। 1 अप्रैल 2002 को सर्व शिक्षा अभियान से इसको जोड़ा गया था और SCRT खोला गया था 1981 में और NCRT 1961 में खोला गया था। इसके बाद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में आया। इसमें कहा गया था कि 15 से 35 जो प्रौढ़ शिक्षा दी जा रही थी उसमें 8 करोड़ निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने की बात कही गई, जिसमें से 3 करोड़ को 1990 तक और 5 करोड़ को 1995 तक साक्षर बनाने के लिए इसका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का गठन किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन अगर बन जाए कि 15 से 35 वर्ष के जो 8 करोड़ लोग थे उनको साक्षर बनाने के लिए किसका गठन किया गया था, तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में ये आया था। इसके बाद आई थी राममूर्ति पुनर्विचार समिति आई थी। जब 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी तो उसके बाद में इस समिति का गठन किया गया था और इस समिति में ये चीज़ स्वीकार की गई थी कि 1986 के बाद देश की स्थिति और भी अत्यधिक खराब हो चुकी है, ठीक है। और शैक्षिक अवसरों की जो समानता की बात की गई थी उससे क्या हुआ, उससे असमानता ज़्यादा बढ़ी है, समानता शिक्षा में नहीं आई है, धार्मिक उन्माद ज़्यादा बढ़ा है। तो यही इसकी समीक्षा प्रस्तुत की गई थी और राममूर्ति समिति ने इस पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इन्होंने कहा था कि सब जो 1986 की शिक्षा नीति थी उसमें 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू होनी थी, जो कि नहीं हुई है। 261 नवोदय विद्यालय से कोई लाभ नहीं हुआ है। 1986 में जो व्यवसाय और तकनीकी शिक्षा की इन्होंने बात कही थी उसमें इन्होंने मतलब कंप्यूटर शिक्षा पर बल दिया था। तो कंप्यूटर शिक्षा तो अच्छे से चली, उसमें तो काफ़ी सुधार हुआ, लेकिन जो निम्न स्तर की और शिक्षाएं थी उन समस्याओं का उसमें कोई भी अच्छे से मतलब सुधार उस शिक्षा में नहीं हुआ था। तो यही सब इसमें मुद्दे जो थे वो प्रस्तुत किए गए थे। इसके अध्यक्ष राममूर्ति 7 मई 1990 में इस समिति का गठन हुआ था। इसका जो शीर्षक था एक प्रबुद्ध और मानवीय समाज की ओर, इस नाम से इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इन्होंने कहा था नवोदय विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं है, जो 261 है उन्हें ही डेवलप किया जाए, ठीक है। इसके बाद आई जनार्दन रेड्डी समिति या इसको केंद्रीय शिक्षा सलाहकार समिति CABE के नाम से जानते हैं, जो कि 1992 में आई थी।
इन्होंने कहा था कि नवोदय विद्यालय शुरू होने चाहिए और प्रत्येक विद्यालय में एक नवोदय विद्यालय खोले जाने चाहिए। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन हुआ था 1992 में। 1986 जो शिक्षा नीति आई थी, अब जो आई है, जो शिक्षा नीति 2021-2020 में आई है, एनपी नई शिक्षा नीति आई है। उससे पहले 2 शिक्षा नीति आ चुकी हैं। 1968 में आई थी और दूसरी 1986। ठीक है। अब तक कौन सी है? तीसरी शिक्षा नीति है ये। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में, 1986 की शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण विचारों को इसमें लागू किया गया था। और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 किसको कहा जाता है? संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद आई यशपाल समिति। यशपाल समिति आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। यशपाल समिति को राष्ट्रीय सलाहकार समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम आपसे पूछ सकते हैं, तो इसका दूसरा नाम होगा राष्ट्रीय सलाहकार समिति। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। इन्होंने का जो शीर्षक था, उसको शीर्षक था बिना बोझ के शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बच्चों को भारी वस्तुएं लादकर स्कूल जाना न्याय संगत नहीं है, ये इन्होंने बात कही। शिक्षक छात्र का रेटियो 1:40 और उच्च शिक्षा में कितना था? 140 के एक टीचर 40 बच्चों पर होना चाहिए और प्राइमरी में एक टीचर 30 बच्चों पर करना चाहिए। ठीक है। तो ये जो परसेंटेज बढ़ा था, ये आपकी यशपाल समिति में बढ़ाया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा बनाने हेतु एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया था, एनसीएफ का। एनसीएफ 2005 में आया, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो एनसीएफ कब आया था? यशपाल समिति में आया था। एनसीएफ की थीम क्या थी? शिक्षा बिना बोझ के, एनसीएफ की थीम थी। और एनसीएफ को लागू किया गया था, एनसीएफ 2005 को लागू किया था एनसीईआरटी ने। ठीक है। एनसीएफ किस पर आधारित है? रचनावाद पर आधारित है। एनसीएफ में शिक्षक की भूमिका कैसी है? प्रशिक्षक की है या उत्प्रेरक की है? तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। यशपाल समिति ने सुझाव दिया था कि बच्चे का स्कूल का जो बोझ होता है, बस्ते का वजन होता है, भार है, वो कितना 4 किलोग्राम के लगभग होना चाहिए। सुझाव दिया कि गणित को रटने के बजाय बच्चे को समझाना चाहिए, भाषा को जीवन से जोड़कर उसको बच्चे को सिखाई जाए। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पुस्तकें हैं, उनको हटा देना चाहिए। ठीक है। और ज्ञान विस्फोट एक इम्पोर्टेंट और बनता है कि ज्ञान विस्फोट की अवधारणा किससे संबंधित है? यशपाल समिति से संबंधित है। ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आप साथ साथ यहाँ पर नोट करते चलिए। भारत में दूरस्थ शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास, यानी कि करस्पॉन्डेंस शिक्षा जो आई थी 1962 में, पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय था। इग्नू की स्थापना कब की गई थी? 20 दिसंबर 1985 को इग्नू की स्थापना की गई थी। भारत में खुलने वाला प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय था, जो कि 1982 में खोला गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत में सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया था? आंध्र प्रदेश में खोला गया था। सन 1982 में इसको खोला गया था। 1979 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एनओएस, यानी कि नेशनल ओपन स्कूल, गठित किया गया। इसके अलावा जो हमारे संविधान में अनुच्छेद हैं शिक्षा से रिलेटेड, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। अनुच्छेद 15 किससे है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म आदि के आधार पर भेदभाव को समाप्त किया जाए। ये किसमें धर्म, जाति, लिंग को, इसको, जाति को, सभी चीज़ों को समाप्त या भेदभाव को समाप्त करने की बात की गई थी अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 में कहा गया था कि सार्वजनिक नौकरी के संबंध में अवसर की समानता इनमें प्रदान की गई। अनुच्छेद 21A प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया था। अनुच्छेद 28 में कहा गया था कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर किसी संस्थान में किसी धर्म से राशि दी जाती है तो वहाँ पर उस धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 30 में कहा गया था कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और वे प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 45 में कहा गया था 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा, पूर्व बाल्यावस्था, देखभाल और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 350A में कहा गया था कि प्रत्येक राज्य अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा की शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा। तो अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति जो थी वो अनुच्छेद 350A में कही गई थी। ठीक है। सो फ्रेंड, ये था हमारा वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का पार्ट 2 आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। जो मैंने आपको करेक्शन बताया, हंटर कमीशन को
भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, उसको आप कर लीजिएगा। और ये जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, इनको आप अपनी लैंग्वेज में जैसे भी आपको समझ में आता है, जो भी आपको ठीक लगता है, उस तरीके से आप इनको नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो कैसी लगी है फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लाइक कीजिएगा और फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी जितने भी मैं आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड, सुपर टेट से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ, कंटेंट्स नोट्स, वो आपको समय से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड बी सेफ। थैंक यू सो मच।